Okay, so in the first lecture, we had studied about the sole trading concern, correct? And I told you that from today we'll start with partnership firm. Now, again, from the word itself, it is very clear that what does partnership mean? It means two or more people which are working together to achieve a common objective, right? Okay, let's see the introductory part. Okay, partnership is an important component of the private sector. ठीक है, partnership forms of organization evolved because of limitation on capital, okay, and managerial inability. ठीक है, तो I'll just highlight this and then explain this to you all. Now, अगर आपको याद होगा जब हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे. डिसएडवांटेजेस क्या थे? लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरल इनएबिलिटी. So the disadvantages of a sole trading concern are the reasons why partnership firm has come into existence. ठीक है? So just read this line again. What does it say? Partnership form of organization is evolved. Why is that? Why it has come into existence? Because it was seen that in sole trading concern there was limited capital and managerial inability. Okay, look at the next para. The need of adding more individuals in the business arises due to expansion of the existing proprietary to the next level. ठीक है, तो supposedly अगर आज मेरा एक sole trading concern है and if I start with my business, ठीक है, I can make sure that my business reaches a good position. उसके बाद अगर उसको लेवल अप करना है तो मुझे एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, विच आई कैन नॉट डू इट अलोन. ठीक है, तो इंडिविजुअल्स को ऐड करने की जरूरत क्यों है? सो सपोज देयर आर टू पीपल, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप फर्म तो ऑलरेडी है. अब दो लोग भी कितने बिजनेस को कहां तक लेके जाएंगे? गेटिंग मी? सो दे ऑल्सो फील कि दो से नहीं तीन पार्टनर्स होने चाहिए. फिर जब तीन पार्टनर्स हो जाएंगे दे फील दैट मोर पार्टनर्स शुड कम एंड जॉइन अस. ठीक है, तो ये लोगों की जरूरत क्यों पड़ती जा रही है? बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक द फर्म एट द नेक्स्ट लेवल. ठीक है, आगे देखो. addition of new individuals into the existing business gives birth to partnership firm. Okay, now look at the meaning. A business organization which is owned and managed by more than one person, right, where all partners share the profits and losses as well as the liability is known as partnership business. Now this meaning, ये meaning में सब कुछ उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि एक तो एक से ज्यादा लोग होंगे पार्टनरशिप फर्म में, करेक्ट, एंड दे विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज वेल एज द लाइबिलिटी. ठीक है, ओके, अब डेफिनेशन में आपको कोई एक ही पढ़ना है. सो लेट अस गो थ्रू द फर्स्ट वन, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ठीक है, इसमें दे हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वर्ड प्रॉफिट, टू अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स. देखो, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस होगा, राइट, एक्टिविटीज होंगी, बट एट द एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? एट द एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू शेयर प्रॉफिट्स. करेक्ट, कि पहले हम प्रॉफिट्स कमाएं और उसके बाद फिर जो सारे पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट इटसेल्फ. ओके, अच्छा, नीचे देखते हो अगर आप तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है. अब अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा बिकॉज ये ऑलरेडी आपको पता है. अब पार्टनर कौन होता है? देखो, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद वन अनदर आर कॉल्ड एज पार्टनर्स. ठीक है, नेक्स्ट, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, persons who have entered into partnership with one another are collectively called as firm. ठीक है, so we already know about this. So ये जो important terms है इसको skip कर दो because हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. Okay, now comes the important part, that is the features. Okay, so there are 10 features of partnership firm. बहुत ही easy simple है. Okay, देखो, first वाला agreement. अब
अब जब एक से ज्यादा लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से देयर आर 3 पीपल, देयर आर 3 पार्टनर्स, तो उनके बीच में एक रिटन अग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि आज के बाद हम ये बिजनेस कैरी ऑन करने वाले हैं, हमारा पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1, है ना, और हम लाइबिलिटी इस तरह से शेयर करेंगे। तो ये सारी चीजें अग्रीमेंट में मेंशन्ड होती हैं, ठीक है, इसलिए फर्स्ट फीचर क्या है, अग्रीमेंट। ओके, हम पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, करेक्ट। नेक्स्ट लाइन देखो, अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में बी ओरल और रिटन। ओके, तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि रिटन में ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, दिस कैन ऑल्सो कम फॉर अ ब्लैंक, दैट अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में बी ओरल और रिटन और वट एवर इट इज, ठीक है। सो मेक श्योर दैट उसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है, इट मे बी ओरल और रिटन। नेक्स्ट लाइन देखो, इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। एडवाइसेबल क्यों है, रिटन में होना चाहिए, सो दैट बाद में जाके आप ये ना कह सको कि मैंने ऐसा कब बोला था, है ना। ओरल अग्रीमेंट्स में ये प्रॉब्लम आती है, दैट व्हेन डिड आई से, how do you have a proof, no, right? So when things are in written you already have a proof, right? So that is the first feature, agreement. Next, joint ownership. Okay, तो ऐसा है क्या कि सिर्फ एक ही पार्टनर ओन करेगा पूरी पार्टनरशिप फर्म को, नहीं, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया देयर आर 3 पीपल, राइट, सो 3 पीपल ओन द पार्टनरशिप फर्म जॉइंटली, कोई एक 100% ओन नहीं करता है, राइट, जितने भी पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली ओन करेंगे। ओके, द पार्टनरशिप फर्म इज जॉइंटली ओन्ड बाय द पार्टनर्स, राइट, मैंने यही बोला आपको। द पार्टनर्स हैव टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी only for business purposes and not for personal use. This is a very important line कि आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी, जो पार्टनरशिप फर्म की होगी, आप उसको बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, आप उसको पर्सनल यूज नहीं कर सकते हो। मतलब क्या, सपोजिटली एक फर्नीचर है जो कि पार्टनरशिप फर्म का है, बट एक पार्टनर वो फर्नीचर को अपने घर पे लेके जाता है, ये चलेगा क्या, इट इज नॉट अलाउड, बिकॉज यू कैन यूज the partnership property only for business purpose and not for personal use. Make sure that you have highlighted this sentence. ठीक है, so this is joint ownership. Next point देखो, joint management. अब अगर ओनरशिप जॉइंट है तो पूरी पार्टनरशिप फर्म को मैनेज भी कौन करेगा, तीनों लोग करेंगे, तो अगेन जॉइंट मैनेजमेंट हो गया। देखो, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, one or more partners may agree to manage business on behalf of the other partners. Okay, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा, सपोजिटली देयर आर 3 पीपल, 1, 2 एंड 3। ओके, अब ये जो 2 पार्टनर्स है ना, दे आर वो बाहर के काम करते हैं, ठीक है, बाहर जैसे मतलब क्या, गुड्स लोगों को पहुंचाना, कलेक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, एडवर्टीजमेंट करना, so on and so forth. Okay, these 2 partners are handling all these things. तो यहाँ पर मैनेज कौन कर रहा है पूरी पार्टनरशिप फर्म को, आई वुड से पार्टनर 2 एंड पार्टनर 3। ओके, इन दोनों ने पार्टनर 1 को क्या बोला है, दैट तुम ना सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस पर बैठो, ऑफिस सॉरी पार्टनरशिप ऑफिस में यू सिट एंड यू हैंडल द अकाउंट्स पार्ट, आप अकाउंट्स पार्ट सिर्फ हैंडल करो, क्योंकि वो इतना वास्ट है कि तुम उसमें 100% कॉन्सेंट्रेशन करो। तो जो पार्टनर 1 है, ही इज डीलिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं, दे आर, मैंने अभी आपको सारी एक्टिविटीज बताई हैं कि वो क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ पार्टनर 2 एंड पार्टनर 3 ही मैनेज कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर 1 ऑल्सो। सो इज दिस अलाउड, द आंसर इज यस। देखो, अगर आप जब लास्ट टाइम पढ़ते हो, 1 or more partners may agree to manage business on behalf of the partnership firm. Okay, so अगर चाहे तो सिर्फ 2 लोग भी मैनेज कर सकते हैं, या कोई एक भी मैनेज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, लाइबिलिटी। Okay, this is important. The liability of each partner is unlimited, joint and several. Okay, अब ये वर्ड जो unlimited है, ये तो हमने sole proprietary में भी पढ़ा था,
कि जो सोल ट्रेडर है उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है, बट उसके साथ साथ जॉइंट एंड सेवरल भी होगी, मतलब लाइबिलिटी सबकी होगी और लाइबिलिटी हर एक इंडिविजुअल की भी होगी। ठीक है, देखो विल रीड द कंटेंट। Unlimited liability arises when the assets of the firm are not sufficient to pay off the creditors. The private property of the partners are attached to satisfy such claims. Okay. Now, what do you mean by the term unlimited? Unlimited का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहती हूँ my liability in the partnership firm is unlimited, इसका मतलब क्या हुआ? So make sure कि आपको unlimited का word समझा है। इट मीन्स कि कल को अगर मैं अपने बिजनेस क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी घर की प्रॉपर्टी, सपोज इफ आई ओन सम काइंड ऑफ ज्वेलरी, तो वो मैं अपनी ज्वेलरी बेच के उसमें से जो पैसे आते हैं वो पैसे मैं अपने क्रेडिटर्स को दे दूंगी। सो यहाँ पर आई हैव यूज्ड माय पर्सनल प्रॉपर्टी टू satisfy my business claims. Okay, I hope this is clear enough. Okay, now look at what are they trying to say regarding joint liability. Joint liability indicates that each and every partner is jointly liable with other partners for the debt of the firm. मतलब क्या, अगर तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों की इक्वल लाइबिलिटी है, करेक्ट? ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ पार्टनर वन ही पर्सनल प्रॉपर्टी लेके आएगा, पार्टनर टू और पार्टनर थ्री कभी भी नहीं लेके आएंगे पर्सनल प्रॉपर्टी। इट इज नेवर लाइक दैट। ठीक है, तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोजिटली बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं कुछ 20,000, या चलो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 30,000 पकड़ लो। ठीक है, अब बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं 30,000 और बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। सो आई विल राइट ओवर हियर बिजनेस प्रॉपर्टी सारी खत्म हो चुकी है। तो अब आप कौन सी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करोगे? यू विल इंट्रोड्यूस पर्सनल प्रॉपर्टी। तो अब ये जो 30,000 है ये सिर्फ पार्टनर ए लेके आएगा क्या? नहीं। सिर्फ पार्टनर बी लेके आएगा क्या? नहीं। सिर्फ पार्टनर सी लेके आएगा क्या? नहीं। ये तीनों लोग लेके आएंगे इकट्ठे। सो अब 30,000 को लोग कैसे डिवाइड करेंगे? 10K पर पार्टनर। सो आई विल राइट हियर, ये 10,000 ये मैनेज करेगा, 10,000 ये मैनेज करेगा, 10,000 ये मैनेज करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो 30,000 है वो कंप्लीट लाइबिलिटी ए की होगी, नहीं, या वो कंप्लीट लाइबिलिटी बी की होगी, नहीं। इन तीनों को एक साथ डिवाइड करके उतने पैसे लेके आने हैं बाय सेलिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, क्योंकि बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो सारी खत्म हो चुकी है। तो बचता क्या है? ना ओनली पर्सनल प्रॉपर्टी इज देयर। तो अब वो उनका इंडिविजुअल लुकआउट है कि वो 10,000 कैसे मैनेज करके अपने फर्म में लेके आए, और फिर जब ये तीनों लेके आएंगे दिस बिकम्स 30,000 एंड देन दे विल पे द बिजनेस क्रेडिटर्स। ठीक है, सो इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया, इससे हमें समझता क्या है कि जो लाइबिलिटी है ऑल्दो दैट इज अनलिमिटेड, ऑल्दो आप पर्सनल प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बट दैट इज जॉइंट एंड सेवरल ऑल्सो। मतलब आपने 30,000 को डिवाइड किया 3 से, यू डिवाइडेड 30,000 बाय 3, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टनर्स, डिवाइड किया, और अब ये एक ही इंडिविजुअल लाइबिलिटी बन जाती है कि वो 10,000 कैसे लेके आएगा। ठीक है, सो इट इज जॉइंट ऑल्सो एंड इट इज सेवरल ऑल्सो, इन एडिशन टू दैट इट इज अनलिमिटेड ऑल्सो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा दी हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे वो लिखा हुआ है, अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव मिनिमम 2 पार्टनर्स, है ना? एक नहीं हो सकता, एक होगा तो फिर वो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा, करेक्ट? तो मिनिमम से मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम देयर शुड बी 2 पार्टनर्स एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म। मैक्सिमम पार्टनर्स परमिटेड आर 50। ये इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम फॉर एन ऑब्जेक्टिव। तो मिनिमम कितने? 2, और मैक्सिमम कितने बन जाते हैं? 50। So there can be maximum 50 partners. Okay. Next point, principal agent relationship. Okay, देखो इसमें क्या लिखा है, every partner is the joint owner of the business and partners take part in the management of the firm.
एवरी पार्टनर अज्यूम्स टू रोल्स, यहां से इंपॉर्टेंट है, आई हाईलाइट दिस पार्ट। एवरी पार्टनर अज्यूम्स टू रोल्स। अब ये दो रोल्स कौन से हैं? टू to each other within the firm, they are acting as principals, while dealing with outsiders they are acting as agents। मतलब क्या? पार्टनर इज वर्किंग इन टू कैपेसिटीज, ठीक है। एक तो वो प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल कैसे होता है? व्हेन पार्टनर्स डील विथ ईच अदर दे बिकम प्रिंसिपल्स, when they deal with outsiders, that is customers, clients, creditors, suppliers, government authorities, so on and so forth, they are called as agents। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, that when partners are dealing with each other they are called as principals, when partners are dealing with outsiders they are called as agents। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। No partner of the firm can transfer their interest or share in the firm to outsider without the prior consent of all other partners। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? कंसेंट तो लेना पड़ेगा पार्टनर्स का, बट ऑल पार्टनर्स का, मतलब मेजोरिटी का नहीं चलेगा। 100% पार्टनर्स शुड अग्री। सो अगर आज मैं एक पार्टनर हूं और मुझे पार्टनरशिप फर्म से निकलना है, और मैं वो चाहती हूँ कि मेरा जो शेयर है वो मैं अपनी फ्रेंड को दूं, तो अगर मैं अपने फ्रेंड को देना चाहती हूँ, नाउ इन दिस केस माय फ्रेंड बिकम्स एन आउटसाइडर, करेक्ट। तो अगर मैं अपना शेयर बेच के अपनी फ्रेंड को देना चाहती हूँ, तो मुझे जितने सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सबका कंसेंट लेना पड़ेगा। सो ऑल द पार्टनर्स शुड से यस। अगर एक पार्टनर भी मना कर दिया, सो देन आई कैन नॉट सेल माई शेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रजिस्ट्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। Registration of the partnership is not mandatory as per the provisions of Partnership Act 1932। Okay, it is not mandatory, compulsory नहीं है। However, ये blank में आ सकता है, however, in Maharashtra from April 1985 and in some other states registration of partnership is compulsory। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखते हो तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, but Maharashtra में and in some other states it has become mandatory from when? From April 1985। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, if partners so desire they can register their firm with the registrar of firms। अब रजिस्ट्रेशन करवाना किसके पास है? ROF के पास करवाना है, that is registrar of firms of their respective states। ठीक है, the firm as well as partners enjoy several benefits आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वो आपको बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये तो बेसिक depends upon the amount of capital introduced, goodwill of the partners and other terms in the agreement। If agreement is silent, ये आ सकता है यहाँ ब्लैंक के लिए, if agreement is silent, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल। मतलब क्या? अगर आपने अग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो माना जाएगा कि इक्वल है इफ अग्रीमेंट इज साइलेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पर भी 2 पॉइंट्स हैं। ओके, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर, इसका क्या है? अ पार्टनर में रिजाइन ऑन हिज ओन by giving notice to other partners in writing। The partners may also be removed from the firm for fraudulent activities। ठीक है, मतलब क्या? आप क्या रिजाइन भी कर सकते हो, रेजिग्नेशन भी आप दे सकते हो। और रिजाइन कैसे करोगे? आपको दूसरे पार्टनर्स को राइटिंग में देना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वन पार्टनर कैन बी रिमूव्ड, और वो रिमूव क्यों किया जाएगा? इन केस इफ ही हैज डन एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। ठीक है, उस केस में उसको आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, लास्ट वन इज डिसोल्यूशन।
The firm can be dissolved any time if the partners agree to do so. मतलब क्या डिसॉल्व करना, मतलब क्या, पार्टनरशिप फर्म को ही खत्म कर देना. The partnership firm gets automatically dissolved in case of death, insolvency of any one of the partners unless provided in the agreement about continued existence. मतलब क्या, यूजुअली पार्टनरशिप फर्म खुद से ही डिसॉल्व हो जाती है अगर कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो इनसेन हो जाता है. अगर आप चाहते हो कि आपका फर्म डिसॉल्व ना हो इवन दो वन पार्टनर हैज डाइड, तो वो आपको अग्रीमेंट पे मेंशन करना पड़ेगा. देखो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे हैव रिटन क्लियर कट ओवर हियर दैट द पार्टनरशिप फर्म गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड इन केस ऑफ डेथ, insolvency or insanity, okay, unless provided in the partnership agreement about the continued existence. मतलब किसी की डेथ होने के बाद भी if you want to still continue the partnership firm, you have to mention that point in the partnership agreement. ठीक है. The partnership firm automatically gets dissolved when the total number of partners in the firm is reduced to 1. मतलब क्या, ये आपको आई एम श्योर मतलब तो समझ ही क्या होगा. अगर 1, 2 और 3 ये पार्टनर्स हैं, ठीक है. अब ये जो पार्टनर है ये मर गया, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ही डाइड, ठीक है. अब कितने बचते हैं, 2 पार्टनर्स बचते हैं. पार्टनरशिप फर्म को आप कंटिन्यू कर सकते हो क्या, कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं. बट अब माना जाए अगर मैं ऐसे कहूँ जो दूसरा पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो अब बचता कितने कितने लोग हैं, सिर्फ एक ही बचता है. तो क्या आप एक इंसान के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो? द आंसर इज नो. वन पर्सन कैन नॉट रन द पार्टनरशिप फर्म. अब भी हमने जस्ट एक पॉइंट पढ़ा था, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम देयर शुड बी 2 पीपल. तो अगर जो बाकी के पार्टनर्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, इंसेन हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और ऐसे कर कर करके सिर्फ एक ही पार्टनर बचता है, तो एक पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म चलेगा क्या? तो आंसर इज नो. तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है. इसका मतलब है जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, नाउ रीड द लास्ट लाइन. क्या लिखा है? द पार्टनरशिप फर्म गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड व्हेन द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म इज रिड्यूस्ड टू 1. ओके. Okay, so let us continue with the merits of the partnership firm. Merits मतलब क्या? Advantages कौन से हैं firm create करने के? Easy formation है. देखो, it is very easy to form partnership business. Only 2 persons are required. Correct? Partners can sign the agreement and get the firm registered. Even the procedure for registration is very simple and quick. मतलब क्या? कोई heavy formalities नहीं है. ओके सिर्फ देखो अभी हमने जस्ट देखा कि महाराष्ट्र में कंपलसरी किया गया है रजिस्ट्रेशन, और आपको रजिस्ट्रेशन किसके पास जाके करना है? ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके करना है. एंड इन द लास्ट लाइन व्हाट हैव दे रिटन, जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का वो भी काफी सिंपल और क्विक है. ठीक है. तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू द रजिस्ट्रेशन पार्ट. ठीक है. पॉइंट 2, कैपिटल. अब देखो जैसे एक से ज्यादा लोग रहेंगे, राइट, सो सपोजिटली देयर आर 3 पीपल, तो 3 लोग अलग अलग से कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे फर्म में, तो कैपिटल इन कंपैरिजन टू अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न तो ज्यादा होगा. राइट. देखो द पार्टनरशिप बिजनेस हैज मोर कैपिटल एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न. दिस इज व्हाट जस्ट आई प्रूव टोल्ड यू ऑल. As partnership business has more number of partners, they can collect more capital. है ना, डायरेक्ट रिलेशन है, जितने ज्यादा पार्टनर्स उतना ज्यादा कैपिटल. The capital contribution ratio of all partners is mentioned in the agreement. मतलब क्या कि आप कितना इंट्रोड्यूस करोगे, मैं कितना इंट्रोड्यूस करूंगी, मैं कितना कैपिटल लेके आऊंगी, वो कितना कैपिटल लेके आएगा, वो भी सब अग्रीमेंट में आप पहले से डिसाइड करके रखते हो, सो दैट बाद में जाके ग्रजेस ना हो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस सीक्रेसी. द पार्टनरशिप फर्म एंजॉयज सीक्रेसी एज फर्म्स आर नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिश बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनुअली. है ना. तो देखो अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करती हूँ, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, उनको बहुत सारे रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और बहुत सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक को बताना पड़ता है. तो इससे होता क्या है कि बिजनेस की सीक्रेसी भी कभी कभी लीक हो जाती है. बट व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप फर्म, तो एज सच आपको कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स
या ऑडिट नहीं करवाना पड़ता है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो क्या होता है ना, सीक्रेसी फर्म में ही रह जाती है, तो सीक्रेसी मेंटेन होती है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। मतलब क्या, अगर 5 पार्टनर्स हैं, अगर उसमें से एक की डेथ हो जाती है तो एटलीस्ट बाकी के 4 तो कर सकते हैं कंटिन्यू, करेक्ट, तो इसलिए कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। The partnership firm can have continued existence even after the death or insolvency or insanity of one partner. The partnership can be carried out by the existing partners. मतलब बाकी के 4 तो कर सकते हैं ना कंटिन्यू। However, new partnership deed needs to be redrafted. मतलब क्या, जो पहले आपका पार्टनरशिप डीड था, पार्टनरशिप अग्रीमेंट था 5 पार्टनर्स के साथ, अब कितने पार्टनर्स रह गए? अब सिर्फ 4 ही पार्टनर्स रह गए, क्योंकि एक की तो डेथ हो गई। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई एक पार्टनर रिड्यूस हो जाता है, तो वापस से आपको एक पार्टनरशिप डीड नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू पार्टनरशिप डीड नीड्स टू बी रीड्राफ्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, flexibility of operations. This is more flexibility in partnership business. Partners may have to expand or diversify business activities as well as when and required. मतलब क्या, अगर मैं आज देखती हूँ कि मार्केट में ये प्रोडक्ट बहुत फेमस हो गया है, सपोजिटली प्लास्टिक बॉटल्स, है ना, एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग विथ स्टेशनरी बिजनेस, तो हम क्या करते हैं फिर, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो हम 2 लोगों को, 2 पार्टनर्स को ये बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, 2 पार्टनर्स को ये बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, फिर एट द एंड जितना प्रॉफिट मिलता है दोनों एक्टिविटीज में से उसको क्लब करके फिर सारे 4 पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। तो ऐसा नहीं है, देखो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिर्फ एक ही इंसान था, अब वो कितना मैनेज करता, करेक्ट, बट यही पार्टनरशिप फर्म है, सो 4 पार्टनर्स हैं, राइट, तो 2 ये काम करेंगे, 2 ये एक्टिविटीज में फोकस करेंगे, फिर जितना एनुअली प्रॉफिट होता है उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है एग्जिस्टेंस में, बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ पार्टनर्स, you can start with more number of business activities, correct? So this is all about flexibility of operations. Next point देखो, decision making. There is quick decision making in the partnership as few partners are involved in the decision making progress, ठीक है। The decisions are taken after detailed discussion among partners. Quality of decision making is better than sole trading concern. ये भी blank के लिए आ सकता है कि the quality of decision making is better in comparison to sole trading concern. देखो क्यों ऐसे कह रहे हैं better क्यों है, क्योंकि there are more number of partners, सबका opinion अलग अलग रहेगा, everybody has their own set of knowledge and skills and opinions to add in the decision making, correct? तो ये चलता ही रहता है, इसलिए क्वालिटी इंप्रूव होती है ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में वो एक ही इंसान है, अब उसको जो चाहिए वो करेगा, अब हो भी सकता है वो सही भी हो भी सकता है वो गलत भी हो, करेक्ट। बट अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई एक पार्टनर है जो कि कुछ गलत सजेशन दे रहा है, so there are 3 partners on the counter to tell him that no, you're wrong, we should not do the activities in this way but in that way, correct? तो यहाँ पर quality of decision making of course improve होगा because there are more number of partners, right? Point 7 देखो, effort reward relationship. There is a direct relation between efforts and rewards in case of partnership business. Each and every partner puts best efforts and thus rewards are shared among them. If partnership agreement provides, active partners may get higher share as compared to other partners, ठीक है। अब हम जब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें ना 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं, 2 से इनफैक्ट बहुत ज्यादा ही हैं, बट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसमें ना 2 टाइप के पार्टनर्स होते हैं। एक होते हैं एक्टिव पार्टनर्स, एक होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। एक्टिव पार्टनर्स कौन होंगे? जो डे टू डे वर्किंग में काम करेंगे, है ना, जो डे टू डे बिजनेस है उसमें दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट, दोज आर एक्टिव पार्टनर्स। एंड हु आर स्लीपिंग पार्टनर्स? जो सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, बस ऑपरेशंस नहीं कैरी आउट करते हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे आपको जो करना है आप करो, मुझे टाइम टू टाइम प्रॉफिट देते रहना, ठीक है। सो स्लीपिंग पार्टनर्स
do not take active participation in the business. तो अगर लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, इफ द अग्रीमेंट प्रोवाइड्स एक्टिव पार्टनर्स विल गेट हायर शेयर इन प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू अदर पार्टनर्स, है ना। एक्टिव पार्टनर्स को ज्यादा शेयर क्यों मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्यादा काम कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर पार्टनर्स, दैट इज वाई। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल। Okay, goodwill means valuation of partnership business in terms of money. The partnership enjoys good amount of goodwill in the market. This goodwill in the market is due to quality services, better services, ethical working. Normally, in case of admission of a new partner, partners have to bring certain amount of goodwill in the business. ठीक है, नाउ जो फर्स्ट 3 लाइंस है उसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। गुडविल का इन शॉर्ट मतलब क्या होता है, रेप्यूटेशन, कि आपने मार्केट में कितना रेप्यूटेशन क्रिएट किया है रिगार्डिंग योर बिजनेस। और ये रेप्यूटेशन कैसे इंक्रीज होगा, द मोर द नंबर ऑफ क्वालिटी सर्विस, द मोर द नंबर ऑफ बेटर सर्विस एंड द एथिकल वर्किंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो अगर आप ये तीनों चीजों को फॉलो करते हो तो आपका रेप्यूटेशन इन द मार्केट विल ऑफ कोर्स इंक्रीज। करेक्ट। लास्ट लाइन में क्या दिया है कि सपोजिटली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अब 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था 10 साल पहले। अब 10 साल पहले स्टार्ट किया था मतलब यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ एफर्ट्स दे हैव पुट इन, और 10 साल के बाद उनका बिजनेस यहाँ तक पहुंचा है। अब उसके बाद अगर कोई न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है, इफ न्यू पार्टनर वांट्स टू टेक एडमिशन इन दिस पार्टनरशिप फर्म, तो उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आना पड़ेगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल इन दिस केस, इन दिस सेंटेंस, मतलब उसको करीबन कुछ 5 या 7 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे बिजनेस में टू जस्ट गेट एडमिशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी एक मुकाम तक पहुंच चुका है, राइट। एंड ऑल द 3 पार्टनर्स हैव टेकन एफर्ट्स to bring the business, to bring the partnership business to that level. Getting me? तो अब अगर किसी को नए को ऐड करना है, so then that new partner has to get good chunk of money in the business. और यहाँ पर ये लोग ने money word use नहीं किया है. What have they used? In case of admission of a new partner, partner has to bring certain amount of goodwill in the business. तो goodwill मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एडमिशन उसको तो ऐसे फ्री का तो मिलेगा नहीं, करेक्ट, बिकॉज बिजनेस हैज ऑलरेडी रीच्ड हाइट्स, उसको तो बैठे बैठा हुआ बिजनेस मिल रहा है, राइट। ही इज गेटिंग एडमिशन इनटू अ सच अ पार्टनरशिप व्हिच हैज ऑलरेडी रीच्ड गुड हाइट्स। सो इसलिए अगर उसको आना है तो उसको पैसे लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। In partnership business, some partners may be good at different skills such as finance, technology, marketing, which brings specialization. अब अगर आपको याद रहेगा, हम जब एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न का डिस्कशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था कि हो सकता है कि वो जो सोल ट्रेडर है, ही इज गुड एट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स बट इज नॉट गुड एट फाइनेंसिंग। करेक्ट, उसको फाइनेंस अकाउंट्स कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है वो नहीं पता। बट नाउ इन कंपैरिजन टू अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म में 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो एक हो सकता है इसमें अच्छा हो, एक हो सकता है इसमें फाइनेंस में अच्छा हो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अच्छा हो। तो क्वालिटीज भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, स्किल्स भी अलग अलग इंडिविजुअल्स लेके आ रहे हैं। तो इसलिए क्या लिखा है लास्ट लाइन में, दिस स्पेशलाइजेशन ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बिकॉज सोल ट्रेडर को सारी चीजें आती हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, but when it comes to a partnership firm, so then one partner is good at technical aspects, one partner is good at financing, one partner is good at technology, one partner is good at handling accounts, so on and so forth. तो ऐसे सारे एक्टिविटीज मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द डीमेरिट्स। फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। लेट अस रीड दिस, हाउ दिस बिकम्स अ डिसएडवांटेज। The partnership business may face problems of continuity unless provided for continuation in the event of death, insanity, or insolvency to any partner in the firm. If partnership agreement does not have the provision
of continuation of the partnership business in case of death, insanity, business is liable for dissolution. मतलब क्या, देखो कभी कभी ना ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि जब हम जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसमें ना हम मेंशन करना कभी कभी भूल जाते हैं कि भाई अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है ना तो बाकी के 4 पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे. सो एट टाइम्स वी फॉरगेट टू एड अप दिस प्रोविजन. और अगर ये प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में अगर आप मेंशन करना भूल गए हो और उसके बाद कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद यू हैव टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म इवन दो देयर आर 4 पार्टनर्स. राइट? बिकॉज इन द पार्टनरशिप डीड यू हैव नॉट मेंशन्ड दिस प्रोविजन कि अगर एक पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो बाकी 4 कंटिन्यू करेंगे. ये आपको डीड में मेंशन करना है. पर अगर आप ये मेंशन करना भूल जाते हो so then you cannot continue with the partnership business, then you compulsory have to dissolve it. ठीक है? तो इसलिए this becomes a demerit. Next point देखो, absence of legal status. In partnership business there is no separate legal status. In the eyes of law both are same. Law does not make any distinction between partners and firm. ये हमने सोल ट्रेडिंग में भी पढ़ा था. So there is absence of separate legal status for partnership firm. In the event of death, insolvency, insanity, firm is liable for dissolution. ठीक है. अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि सेपरेट लीगल स्टेटस है या नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जब भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसका मतलब क्या होता है, दैट दे डू नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. आप सपोजिटली जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, ठीक है. वहां पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है. मतलब क्या, सपोजिटली अगर मैंने आज रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एंड रिलायंस कंपनी इज फेसिंग लॉसेस, तो क्या वो मुझे बोलेंगे कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के हमको पैसे दे दो? विल दे से? द आंसर इज नो. राइट? तो वो हर एक शेयर होल्डर को बोलेंगे क्या, sell your personal property, sell your personal property? No. So when personal property is introduced, the liability is unlimited. When personal property is not touched, liability is limited. ठीक है? I hope you are getting the reference. तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. अभी हमने जस्ट पढ़ा. तो इसलिए कोई सेपरेट लीगल स्टेटस है क्या? द आंसर इज नो. इसलिए फर्म और पार्टनर्स को एक ही माना जाता है. ठीक है? Next point is disputes. Disputes are common in partnership business as more than one individuals are involved. Some partners may or may not agree on some points, right? Which will lead to disputes among partners. मतलब क्या? अब सपोज 3 लोग हैं, जरूरी तो नहीं कि तीनों लोग हर चीज पर ही अग्री करें. They might have different opinion. एक completely ना बोले कि नहीं let's not carry out this activity, बाकी 2 अग्री करते हैं, या एक अग्री करता है बाकी 2 मना कर रहे हैं. तो डिस्प्यूट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज देयर इज मोर देन वन इंडिविजुअल. राइट? तो जरूरी तो नहीं कि हर चीज पर वो अग्री करेंगे ही करेंगे. राइट? तो दिस इज पॉइंट नंबर 3. नेक्स्ट पॉइंट 4, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. नो पार्टनर ऑफ द बिजनेस कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द बिजनेस टू आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. ये तो हमने एग्जैक्ट पॉइंट पढ़ा है कि अगर मुझे आज पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बदले मेरी फ्रेंड आ जाए, तो ये मैं खुद से कर सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ डीमेरिट. ठीक है? मतलब मैं डायरेक्टली अपने फ्रेंड को इंटरेस्ट नहीं दे सकती हूँ, पहले मुझे सबका कंसेंट लेना पड़ेगा. ओके? नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स. हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50. तो लिमिटेशन तो है. करेक्ट? द पार्टनरशिप एक्ट लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. नो पार्टनरशिप फर्म कैन गो बियॉन्ड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स. है ना? 50 के ऊपर आप नहीं जा सकते हो. दिस रिस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एडमिटेड इन द बिजनेस. सच रिस्ट्रिक्शन may affect the partnership firm while capital contribution and even in case of management. मतलब सपोजिटली अगर आपने अपना पार्टनरशिप बिजनेस ह्यूज स्केल पर स्टार्ट कर लिया, इट्स रनिंग ऑन अ लार्ज स्केल, जहां पर 50 लोग भी कम पड़ रहे हैं, सो कैन यू अपॉइंट वन मोर पार्टनर? द आंसर इज नो, बिकॉज मैक्सिमम कितने हैं? इट इज ओनली 50. ठीक है? तो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ डीमेरिट. नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिफिकल्टी इन एडमिशन.
of the partner. Okay. In partnership business, there is often difficulty in admission of a new partner. Admission of a new partner may affect the profit sharing ratio existing. Therefore, existing partners may object admission. देखो क्या होता है ना, supposedly there are 5 partners, वो काम कर रहे हैं, okay? अब सबको all the partners they are now used to their activities भी allotted है, प्रॉफिट इतना इतना तो मिनिमम होता है, इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, तो सबको अपने ड्यूटीज सब कुछ पता है अब पार्टनरशिप फर्म के बारे में. नाउ आफ्टर 5 years और आफ्टर 6 years अगर किसी नए पार्टनर को एडमिशन करना है, किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करना है, तो कभी कभी ना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? कि अब इतने टाइम के बाद कैसे आप न्यू पार्टनर को एडमिशन दे रहे हो, फिर वो न्यू पार्टनर आएगा, फिर वापस से ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, वापस से नया डीड बनाना पड़ेगा, वापस से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं ना कि हम लोग ही हमेशा बिजनेस करेंगे, हम किसी न्यू एंट्री को अलाउ ही नहीं करेंगे, है ना? सो डिफिकल्ट हो जाएगा किसी नए इंसान को पार्टनरशिप फर्म में आना, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ डीमेरिट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस अनलिमिटेड लायबिलिटी. We have already studied this. Unlimited arises when the assets of the firm are not sufficient to pay the claims. The private property of the partner is attached to satisfy such claims. मतलब क्या, वो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी. देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेट अस डायरेक्टली रीड द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, पार्टनर्स में साइन सम अग्रीमेंट्स इन हिज ओन कैपेसिटी which may be against the interest of the firm, or partners may take loan without the consent of other partners. मतलब क्या, supposedly आज मैंने बैंक से जाके लोन ले लिया और मैंने बाकी पार्टनर्स का कंसेंट भी नहीं लिया है, मैंने खुद से ही जाके लोन ले लिया, तो अब बैंक वाले क्या कहेंगे, आपने लोन लिया, यू टुक द लोन ऑन पार्टनरशिप फर्म नेम, है ना, तो अब रीपे भी करना पड़ेगा. तो अब जो बाकी के 2 पार्टनर्स हैं उनको तो पता भी नहीं था कि मैंने लोन लिया है, but still they also have to act collectively in the repayment to the bank. करेक्ट, मैंने आज लोन लिया है तो मुझे बैंक को रीपे तो करना पड़ेगा. अब मैं रीपे अकेली करूंगी क्या, नहीं, रीपे तो पूरी फर्म को साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लोन किसके नाम पे लिया है, फर्म के नाम पे लिया है, मैंने खुद के नाम पे नहीं लिया है ना. तो यहाँ पर एक रिस्क एलिमेंट हो जाता है. जस्ट बिकॉज मुझे अथॉरिटी है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी जाके करूं, पहले मुझे सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना ही पड़ेगा. तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर खुद से जाके चीजें करके आता है खराब, और फिर रीपे तो पूरे फर्म को इकट्ठे करके करना पड़ता है. ठीक है, तो रिस्क एलिमेंट तो है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिमिटेड कैपिटल. अब अगर आप सोल ट्रेडिंग के साथ कंपेयर करते हो तो पार्टनरशिप फर्म में तो अच्छा खासा कैपिटल है, बट व्हेन यू कंपेयर द पार्टनरशिप फर्म विद अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उस केस में कैपिटल क्या है, कैपिटल लिमिटेड है. ठीक है, लेस कैपिटल है इन कंपैरिजन टू द कंपनी. ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं. इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज लेस कैपिटल एज कंपेयर टू कंपनी. There are restrictions on the number of members which leads to limited capital. कितना restriction है, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, ओनली 50 के बियॉन्ड जा सकते हैं क्या, नहीं. तो इसलिए कैपिटल भी कभी कभी कम पड़ जाता है, 50 लोगों का भी, बिकॉज यू आर रनिंग द बिजनेस एट सच अ ह्यूज स्केल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी. Though books of accounts and financial matters relating to business are not required to be published, firm lacks business secrecy. Some partners may share confidential information. मतलब क्या, कुछ पार्टनर्स खुद से जाके ही लीक कर देते हैं इंफॉर्मेशन. तो इसलिए क्या लिखा है, some partners may share confidential information of business to competitors or third parties for getting financial benefits. होता है ना कि कभी कभी पार्टनर्स को ब्राइब किया जाता है, जो आउटसाइडर्स होते हैं वो उनको ब्राइब करते हैं कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो, ये इन्फॉर्मेशन के आई विल पे यू 20,000 रुपीज, है ना. तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स खुद से ही लीक कर देते हैं इन्फॉर्मेशन जस्ट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स. ओके,